नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर शहर, मैं हूँ नगमा और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने शहरों की। हमने आपको बताया कि इस शो के ज़रिए हम हमेशा अपने शहरों की समस्याओं, आपकी हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में अक्सर बात करते हैं और हमारे शहरों में यानी कि जो बड़े शहर हैं, ख़ास करके जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इन जगहों में जो जगमगाती ज़िंदगी हम देखते हैं, तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी देखते हैं, चमकीली चौ ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, इनके पीछे की जो दुनिया है, उसमें किस तरह की समस्याएँ लोग जूझ रहे हैं, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि हाल के दिनों में एक खबर आई, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, बहुत ही विस्तृत इलाका है, बड़ा क्षेत्र है ये। इसमें गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी साया गोल्ड, वहाँ से ये खबर आई कि यहाँ लगभग 1000 यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रेज़िडेंट्स हैं, वो बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने जो पानी पिया वो पानी खराब था, कंटैमिनेटेड था, प्रदूषित पानी था। तो आप बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में मकान लेते हैं, ये देखकर जानकर कि वहाँ पे आपको तमाम सुविधाएँ मिलेंगी, वो आपके लिए सुरक्षित है। बहुत पैसे लगते हैं इन जगहों पर मकान लेने के लिए, पूरे दिल्ली एनसीआर में। लेकिन उसके बाद भी क्या जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो आपको मिल रही हैं? या जो हद से ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है इन शहरों के आस-पास, वो पूरा डेवलपमेंट का मॉडल ही गलत है। हमारे साथ जगदीश मामगाए हैं, जो अर्बन एक्टिविस्ट हैं, जानकार हैं इन समस्याओं के बारे में, एमसीडी में रह चुके हैं। धन्यवाद आपका जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो साया गोल्ड सोसाइटी की मैंने बात की, वो एक उदाहरण है। पूरे दिल्ली एनसीआर में चाहे गुड़गाँव हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, जिस तरह का मॉडल है अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें क्या कमी दिखती है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये तो बहुत छोटी-सी बात है। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली से शुरू कर लीजिए। जब द्वारका में डीडीए ने सोसाइटीज़ को लैंड एलोकेट की और जो फ्लैट्स बनाए, उनमें लगभग 10-12 साल तक लोगों के जाने के बावजूद भी पानी नहीं था, पानी टैंकर से जाता था। लाइट्स का इश्यू था, लाइट्स का इश्यू रिज़ॉल्व हुआ। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था तो मेरे पास द्वारका एसोसिएशन के लोग आए थे कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ चेन स्नैचिंग होती है, बहुत इश्यू होते हैं। तो मैंने लगभग 38-40 स्ट्रीट लाइट वो द्वारका सोसाइटीज़ की रोड पे लगाई, उस समय उतनी मैं लगा पाया था। जी। पानी तब भी टैंकरों से जा रहा था, तो पानी अवेलेबल ही नहीं था। अभी आप देखिए ये इधर सिग्नेचर अपार्टमेंट्स वाला मसला 2007-8 में आप बन रहे हैं और वो एचआईजी है, एचआईजी एमआईजी है, जनता और एलआईजी नहीं है। वो हुँ, करोड़ों के खरीदे हुए लोगों ने हैं और सिग्नेचर अपार्टमेंट बना अभी मुश्किल से 15 साल पहले, एलोकेशन हुई उसकी 12 में और 22 से 10 साल बाद ही कहना वो डेंजरस वाला मामला हो गया, उसको वहां से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, उसको डेमोलिश कर रहे हैं। आप हुँ, अलकनंदा देख लो, गाजियाबाद में, गुड़गांव में एनबीसीसी एनबीसीसी ने भी 5 साल पहले बनाया है। हुँ। 700 फ्लैट का ग्रीन व्यू है, वहां पर सारा डेंजर डिक्लेयर हो रहा है, वो सारा डेमोलिश किया जाएगा। तो वहाँ तो पे किस ये तरह का डेंजर इस समय डिक्लेयर हुआ है? जैसे गुड़गाँव की वहां आप बात पर कर रहे हैं एनबीसीसी वो जो आईआईटी ने उसकी इंस्पेक्शन की है, तो उन्होंने माना है कि उसकी नींव से लेकर उसका जो मटेरियल है वो बड़ा हल्का है और वो बिल्डिंग जो है बहुत जल्दी गिर सकती है, तो और उसको भी ये भी यहाँ पे बता दें कि वो जो गुड़गाँव का इलाका है, पूरा जो गुरुग्राम है, वो बहुत हाई सिस्मिक ज़ोन है, अर्थक्वेक की अरे संभावनाएँ मैं तो आपको अभी वो बता रहा हूँ जो हाई हैं, दूसरे किस्म के तो वो हैं जैसे डीडीए है। डीडीए ने आपको देखा होगा 3-4 साल से हर बार 15,000 16,000 फ्लैट्स बेचने के लिए निकालते हैं, 13,000 बिकते ही नहीं और जो बिकते भी हैं, वो बाद में लोग जो है वापस करते हैं। 13,000 फ्लैट्स को दोबारा से उन्होंने लीपापोती करी, ठीक। ये बेसिक कारण मैं एक मानता हूँ सबसे पहला कि जी। आप जो भी इश्यू हुए, मान लो हल खराब मटेरियल लगा या मान लो उनकी जो मेकअप में ठीक नहीं है या जब वो लोग गए, लोग कहते हैं कि तब से ही चूना गिरना शुरू हो गया था, सीमेंट गिरना शुरू हो गया था। तो आप ये हुँ, समझिए कि आज तक इनमें से किसी पर भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। किसी ठेकेदार जिन कंपनियों ने वो बनाए, उनको आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया और एक हुँ। के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ये बनती जा रही है और ये तो सारे के सारे हुँ, ये एक होते तो जा रहे पुअर हैं। कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी इतनी मैं खराब उसके है, बाद सिविल ये कैपेबिलिटीज़ पे भी आता हूँ। ओवर हाँ। कंस्ट्रक्शन का तो एक इश्यू ये हो गया आपका, एक दूसरा इश्यू ये सिविल हो गया। आपने कैपेबिलिटीज़ 1 मिनट आपने द्वारका की बात की थी कि जब यहाँ पर मकान बने थे, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, वहाँ पे पानी नहीं था, टैंकर से पानी जाता था। तो जब ये मकान के अप्रूवल होते हैं या सोसाइटीज़ बनती हैं, तो क्या ये नहीं देखा जाता है इन शहरों में कि यहाँ पे पानी है या नहीं, रहने लायक जगह है या नहीं? क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज़ पे इतने निर्भर होंगे कि पानी टैंकर से पहुँचाया जाए, तो पूरा ये डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल नहीं है।
दरअसल क्या है कि डीडीए जो है ना, डीडीए जब बना था तो डीडीए बेसिकली इसलिए बना था कि जो मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं उनके लिए सस्ते मकान दे सके गवर्नमेंट, और वो अपना मकान ले सकें दिल्ली में, और हुँ, कम पूंजी पे भी ईएमआई पे उस पे ले सकें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि डीडीए बन गया प्रॉपर्टी डीलर। डीडीए हुँ, नीलामी करने लगा चीजों की। डीडीए को सिर्फ इस बात से मतलब हुआ कि हमारी जमीन बिके, फ्लैट्स बिके, पैसा आ जाए। उसकी रख रखाव ठीक है कि नहीं है, उसमें सिविक एमिनिटीज का प्रावधान है कि नहीं है, उस पर डीडीए ने कंसर्न नहीं किया। और दिल्ली में तो एक और इशू भी है। दिल्ली में क्या है कि एक तो मल्टी सिटी ऑफ एजेंसीज है, तो दिल्ली में क्या है कि लैंड तो डीडीए के पास है, डीडीए फ्लैट बना रहा है, और वाटर हो गया सिटी गवर्नमेंट के पास, और उसमें जो वो है आपका बिल्डिंग प्लान है वो हो गया एमसीडी के पास। तो ये हुँ, क्या है कि हर एक अपना अपना काम तो कोई कर नहीं रहा। तो जी। डीडीए को तो इससे मुक्ति है कि फ्लैट बनाओ, बेचो, और डीडीए अर्न कर रहा है और उसके हुँ, बावजूद हुँ। भी लॉस में तो है। मजेदार बात ये जी, जी। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे है एजेंसीज़ की, दिल्ली में आपने बताया। दिल्ली एनसीआर, गुड़गाँव हो गया, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया। जैसे गाज़ियाबाद की साया गोल्ड सोसाइटी, ये सोसाइटीज़ जो हैं, ये बिल्डर्स बनाते हैं। तो इसमें ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्डर्स की है। अब बिल्डर्स नक्शा पास कराते हैं, तो बहुत सारे वादे करते हैं लोगों को, बड़े सुंदर, अच्छे, चमकीले अट्टालिकाएँ देने का वादा, वहाँ पे लोग मकान लेते हैं लाखों, करोड़ों खर्च करके। अब बेसिक अमेनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या क्या आप इंश्योर कर रहे हैं, उसके बगैर ये नक्शे पास हो जाते हैं। देखिए, नक्शे पास तो वो सही कराते हैं, लेकिन उसमें बाद सब कुछ में दिखा देते हैं। बाद में हाँ, वो प्रॉमिस नहीं अपनी पूरी बाद करते। बाद में क्या होता है कि अगर आपने 22 मंजिल कराई है तो 24 भी बन जाती हैं, जबकि नक्शा 22 का पास है। नक्शे में अगर मान लो 75% ग्राउंड कवरेज है, तो वो 90 भी कर देते हैं, 80 भी कर देते हैं। पार्किंग के लिए एलोकेशन लैंड ज़्यादा दिखाई जाती है, बाद में उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हुँ, ये हुँ, मिली मिला खेल है सारा। और पहले रियल एस्टेट के इस धंधे में सारा ये इंजीनियरिंग हो गया, और वो वहाँ जैसे जीडीए ने भी मकान बनाए और वो भी काफी जी, डेंजर डिक्लेयर हुए, तो ये सारा मिला मिलाया चलता था बहुत तेजी से। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपार्टमेंट्स को लेकर, कुछ बिल्डर्स को लेकर एक्शन शुरू किए, तो तब जाके थोड़ा सा उनमें वो आई है, डर पैदा हुआ है, तो थोड़ा सा सुधार हुआ है। और इससे भी बड़ी बात क्या होती थी कि पैसे ले लेते थे। इनिशियल पेमेंट का कंडीशन बनाते हैं कि आपको तुरंत 10% देना पड़ेगा, आपको 6 महीने में 20%, फिर 30%, साल 2 डेढ़ साल का एक शेड्यूल बना देते हैं, और आपको 1.5 साल में मकान मिल जाएगा। लेकिन मिलता नहीं है 5-5, 10-10 साल तक, हुँ। और पैसा तो दे चुका होता है आदमी। जी, वो तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, और लोग बहुत ज़्यादा उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं कि अपने मकान का उनको सपना दिखाया गया, पैसे उन्होंने दिए, फिर भी इंतज़ार है कि उनको मकान कब मिलेगा, और ऐसे में लोगों की ज़िंदगियाँ बीत गईं। जिनको मकान मिलता है, वहाँ पर वो सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं जिसका वादा किया गया, जिसके सपने दिखाए गए। अब ये टाउन प्लानिंग की एक बड़ा सवाल आता है कि जो हमारे शहर हैं, जो उसका ढाँचा है, दिल्ली एक उसका उदाहरण है, मुंबई में भी आप देखें, अ, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा ये हैं जो हाई राइज़ेज़ बने हैं, मुंबई में भी हैं, उसके आस-पास भी। अ, इनमें जो डेवलपमेंट जिस तरह के शहरों का चल रहा है, आप देखिए कि अब से बहुत-बहुत हमारी जो प्राचीन सभ्यताएँ रहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अभी भी टाउन प्लानिंग का मॉडल माना जाता है कि टाउन प्लानिंग जो होती थी, उसमें कैसे सड़कें एक-दूसरे को राइट एंगल पर काट रही हैं, ड्रेनेज है साइड में, जहाँ पानी का सोर्स है, वहाँ पर सिविलाइज़ेशन ज़ाहिर है कि हुआ हमेशा से। लुटियंस जोन देख लो आप अभी। हुँ, दिल्ली में भी लुटियंस जोन आज भी ब्रिटिश टाइम के बने हुए जो बिल्डिंग्स हैं, वो आज भी सर्वाइव करते हैं वहाँ। 1 साल पहले तक तो जाम भी कभी नहीं हुआ एनडीएमसी एरिया में, वाटर लॉगिंग नहीं हुई। और वो सारा हुँ। लुटियंस जोन पूरा आप देखिए कि कितना पहले बना और कैसी बढ़िया डिजाइनिंग हुई है। तो लुटियंस जोन इज एग्जाम्पल फॉर इट। हुँ, तो इस उदाहरण को देखते हुए जो आस-पास हमारे शहर फैल रहे हैं और बेइंतहा फैल चुके हैं, अब अगर आप गुड़गाँव की तरफ देखें, हरियाणा में तो जहाँ जयपुर जाने के रास्ते मानेसर तक तो आपका दिल्ली एनसीआर फैला है, इधर इतना ज़्यादा फैला है कि आप मेरठ पहुँच जाएँ। तो एक तो ये भी है कि जो हमारे छोटे शहर हैं, हमारे गाँव हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आके इन शहरों में काम के लिए बसते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे व्यवसाय, रोज़गार की अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं। तो दबाव बहुत ज़्यादा इन शहरों पर है। तो बिल्कुल जैसे कहा था ना कि एक्सप्लोड कर रहे हैं, दीज़ आर मैक्सिमम सिटीज़, जगदीश जी। तो समस्या एक यहाँ पे भी है। देखिए, एक सबसे बड़ी, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ये जो तीनों स्टेट्स की भी मैं अगर बात करूं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुड़गांव, ये हरियाणा, इनका जो सबसे पहला, देखिए चंडीगढ़ आज भी जो है वेल प्लान्ड है, और आज भी वहाँ 1 इंच अगर कोई लैंड इंक्रोचमेंट करता है तो तुरंत उसका एक्शन होता है।
और वो आज तक मेंटेन कर रहे हैं अपनी प्लानिंग को। इन तीनों स्टेट्स में क्या इशू हुआ कि शुरू से ही मैं समझता हूँ कि खासकर 80s के दौर से तो शुरू बहुत तेजी से हुँ, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कॉलोनीज, इलीगल कॉलोनीज जो है वो बनती चली गई पॉलिटिकल बैक पे। सारे नेता कोई सभी पार्टियों में है वही है जो जिन्होंने जमीनों पे कब्जा करे, इवन सरकारी जमीनों पर भी आपने कंस्ट्रक्शन करके बेच दिए फ्लैट। हुँ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट भी कहता रहा कि एक्शन करो एक्शन करो, एक्शन कभी हुआ नहीं क्योंकि सब पॉलिटिकल बैकिंग के साथ थे और सब पैसा लेन देन हुआ था। तो जैसे ये अनऑथराइज कॉलोनी की वजह, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ कि लोगों में डर नहीं रहा। तो जो रियल एस्टेट के धंधे में भी आए, उन्होंने भले ही हुँ, नक्शा पास करा लिया हो, लेकिन उन्होंने उसमें इलीगलिटी कर ली और उनको पता था कि जब इलीगल का कुछ नहीं हुआ और एक बार लोग बस जाएंगे खरीद जी, के, फंस जाएंगे। तो दिल्ली में भी मैंने देखा कई बार, एमसीडी में हम एक्शन करते थे तो वो रोते थे, बिलखते थे कि हमने तो पैसा इधर उधर से कर्ज लेके 18-20 लाख रुपए का बिल्डर से खरीदा, हमें क्या पता था ये इलीगल था। और हुँ, इलीगल होने के कारण वो बाद में डेमोलिश हो जाते हैं, बिल्डर तो पैसे लेके चंपत हो जाता है, वो फंस जाते हैं गरीब लोग। मैंने अपने टाइम पे ये कोशिश की थी कि इसके लिए जो भी अनऑथराइज की लिस्ट में होगा उसको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ना मिले, ताकि जब लेने वाला जाए उसको दिखे बिजली पानी नहीं है तो एटलीस्ट वो अवेयर तो हो कि ये जी, इलीगल है, ये कल को इस पे एक्शन हो सकता है। लेकिन हुँ, बाकी सारे देश में या नॉर्थ इंडिया में ये इलीगल जो बन जाती है, मान लो 22 हुँ। मंजिल की जगह आपने 25 अब बना के बेच जी, दी, जी, जी। एक तो बड़ी जब समस्या है तक ये कि जहाँ पर एक्शन और जब तक ये एक्शन नहीं क्रिमिनल होता। प्रोसीडिंग्स हाँ, नहीं होंगी ना इनके खिलाफ, तो तब हुँ, तक तो देखिए लोग फंसे जी। रह जाएंगे और सिविल सूट तो क्रिमिनल वैसे भी प्रोसीडिंग्स 20-20 नहीं साल हो में रही चल हैं, जाते हैं। इल्लीगल बन रहे हैं मकान, वहाँ पे लोग बेच दे रहे हैं, लोग बस रहे हैं, तो वो क्या करें? ये जो सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल सोसाइटीज़ हैं, वो बड़े बिल्डर्स बना रहे हैं, ये मल्टी स्टोरीज़ हैं। मैंने जैसे अभी एक उदाहरण जो हुआ साया गोल्ड का गाज़ियाबाद में, तो मैं उस पे लौटूँ इस आखिरी सवाल में कि जिस तरह का वाटर कंटामिनेशन, जहाँ आप इतनी बड़ी ऊँची इमारत में रहते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं और आप गंदे पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये बुनियादी समस्या है कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल रही हैं सोसाइटीज़ में, और किस तरह से घर बना-बना कर बेचे जा रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर है? और ये किस तरह से एक फेल्ड मॉडल है डेवलपमेंट का? देखिए ये जो गाजियाबाद और दिल्ली का जो ईस्ट दिल्ली का जो एरिया है, वो प्राइमरीली यमुना और ये सारा जो वाटर इनका जो है कंटेमिनेटेड तो है ही, और इसका ट्रीटमेंट जो है कहीं बहुत मिनिमम हो रहा है, मतलब 20% हो रहा है, हाँ, 10% हो तो रहा है, इन तो बिल्डर्स ने पानी ये वादा किया था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, लेकिन वही जो हम हाँ, कह रहे थे, वादा किया पर इसलिए किया नहीं है। ये होता नहीं है। और दूसरी हुँ, एक सबसे बड़ी जो इसमें इशू है ना, सबसे बड़ा वो ये है कि ये जो बिल्डर से या इनसे आप बाद में रोते पीटते भी रहो और सिविल सूट भी कर दो, कोर्ट में तो जाओगे आप। कुछ फ़र्क नहीं। कोर्ट में हुँ, सिविल सूट 20-20 साल तक उसमें डिसीजन ही नहीं होता, तो लोगों के पास सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और मतलब वो अपना इंतजाम खुद करें, इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं। इमीडिएट कार्रवाई हो तो बात हो ना, कार्रवाई होगी नहीं, अब वो कंटेमिनेटेड जी, वाटर है, लेकिन जी, जी। अल्टीमेटली सुधार कहाँ से लाएंगे, पानी तो है ही नहीं। तो ये बिल्डर ने मजबूरी तो यानी बेच कि दी। हार में आखिर में लोगों की हार है। लोग फँसते हाँ, हैं, मिडल क्लास के लोग हैं, पैसे देकर उन्होंने मकान लिए और ज़िम्मेदारी चूँकि किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी सोसाइटी में अभी भी मैं आपको बता दें कि लोग जो है वो बिल्डर्स से मिल रहे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं, ये मामला उठा है। क्योंकि इसमें डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीम भेजी है, डॉक्टर्स की टीम भेजी गई, डॉक्टर्स डेप्यूट किए गए हैं कि उसमें सैंपल लें और चेक करें और भी आस-पास की बिल्डिंग्स में कि किस तरह का पानी जा रहा है। और ये हम अपने शहरों की बात कर रहे हैं, राजधानी के आसपास इलाके की बात कर रहे हैं। हुँ, तो जगदीश जी धन्यवाद आपका। एक बड़ी समस्या हमारे अर्बनाइजेशन की है कि किस तरह से पूरा ये जो शहरी जंगल है वो फैल रहा है बिना बुनियादी सुविधाओं के। लोग पैसे बना रहे हैं कुछ लोग, और जो जनता है वो पिस रही है, उनके पास कोई चारा भी बचता नहीं है। अब बताएं कि एक अच्छी सोसाइटी में गंदा पानी पीने से हजार लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके लिए डब्ल्यूएचओ की एक टीम गई है वहां पर ये जांच पड़ताल करने के लिए। तो हमारे शहरों की ये समस्याएं हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।